हाय एवरीवन। आज हमारी फोर्थ क्लास होगी जीएसटी की, GST.04। तो हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है 1 से 3 तक, सो दैट हमें पता रहेगा कि 4 में क्या चल रहा है। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चैप्टर्स हैं जीएसटी में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। और सेकेंड क्लास में हमने देखा कि हमें इंट्रोडक्शन जीएसटी का डेफिनेशन क्या है, गुड्स का मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब क्या है, सारी चीज़ें। थर्ड क्लास में सप्लाई स्टार्ट की थी, ठीक है। आज फोर्थ क्लास में सप्लाई कंटिन्यूएशन करना है। तो पहले एक अपन देख लेते हैं रिकैप में हमने सप्लाई में क्या क्या पढ़ा था थर्ड क्लास में, ठीक है। हम सप्लाई में आए थे जहां हमने पढ़ा कि सप्लाई के 4 कंडीशंस क्या क्या है, कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने पे उसको सप्लाई बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए या फिर दोनों का होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन बाय अ पर्सन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कुछ कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने एक्सेप्शन देखा कि जहाँ कंसिडरेशन है बट बिजनेस में नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई मानेंगे। एक और देखा हमने एक्सेप्शन जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है बट बिजनेस में है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज है, स्केड्यूल 1 में गए थे हम लोग, राइट। फिर उसके बाद देखा हमने कि थोड़े एक्टिविटीज जिसको हम लोग अगर वो सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होता है ऊपर के कंडीशन के हिसाब से बट वो गुड्स का है, सर्विसेज का है, दिमाग नहीं लगाएंगे। स्केड्यूल 2 में लिखा हुआ है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा हुआ है तो गुड्स कंसिडर कर लेंगे, सर्विसेज लिखा हुआ है सप्लाई तो सर्विसेज कंसिडर कर लेंगे, राइट। विल नॉट ब्रेक आवर हेड कि ये गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई कौन की कंडीशंस कवर हो गए ऊपर, उसके बाद सप्लाई कंडीशंस कवर होने के बाद हम देखेंगे ये गुड्स का है, सर्विसेज का है। लेकिन स्केड्यूल 2 में अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ये गुड्स है, सर्विसेज है, विल फॉलो दैट। हम उसको पॉजिटिव लिस्ट भी बोलते हैं इन अदर सेंस। थर्ड हमने देखा नेगेटिव लिस्ट कि जिनमें भले ही ऊपर के सारे कंडीशंस मैच हो लेकिन हम उनको सप्लाई नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट हमेशा कुछ एक्टिविटीज को टैक्सेशन में नहीं कंसिडर करती है, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, जो हम स्केड्यूल 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने कंसिडरेशन का, गुड्स सर्विसेज का डेफिनेशन फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था और फिर हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया। फ्रेंड्स एक और चीज, मुझे थोड़े मैसेजेस आए कि लास्ट क्लास में जो हमने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें कुछ लोगों को। तो दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आएगी जो सिर्फ कंसिडरेशन पे होगी, उस पर आप फोकस कीजिएगा, आपको वहां जो भी डाउट्स है वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ कंसिडरेशन पे होगी वो वीडियो, ठीक है। आज हम जो जीएसटी सप्लाई जहाँ पे रुके थे उसको हम आगे लेके चलेंगे। हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ा, हमने रेसिपिएंट का डेफिनेशन पढ़ा, पर्सन पढ़ा, बिजनेस के बारे में पूरा पढ़ा, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज रीटा याद है हमें, हमने वो पढ़ा, ठीक है। अब क्या बच गया सर, स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज, स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमने सप्लाई के 4 कंडीशंस पढ़े, उन चारों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, ठीक है। फिर सप्लाई स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज में आ गए, रीटा याद करना है पता है, हमने रीटा पढ़ लिया वहां पे। अब आएंगे हम स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज पे, ठीक है। देखिए नो स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज है क्या, एक बार फिर से आपको रिकंसाइल करते हैं। स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज एक्चुअली है कि जो सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, सप्लाई के कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, बट वो गुड्स का सप्लाई है कि सर्विसेज का सप्लाई है। सेग्रीगेट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अलग अलग रेट्स है दोस्तों। गुड्स का सप्लाई होगा तो अलग जीएसटी रेट्स है, सर्विसेज का होगा तो अलग जीएसटी रेट्स है। तो क्योंकि ये अलग अलग जीएसटी रेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि ये गुड्स का सप्लाई है कि सर्विसेज का सप्लाई है, जस्ट फ्रॉम रेट पर्सपेक्टिव। क्योंकि रेट्स अलग अलग है तो हमें अलग अलग दोनों को समझना पड़ेगा, अलग अलग जीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज में 7 एक्टिविटीज लिस्टेड है, ठीक है। 7 हम याद नहीं करने वाले हैं, हम क्या याद करेंगे, जिस तरह हमने स्केड्यूल 1 में रीटा को याद किया था, स्केड्यूल 2 में याद करेंगे गीता पीबीसी, ठीक है। रीटा गीता पीबीसी याद रहेगा ये नाम, तो 7 भले याद नहीं हो ये नाम याद रहेगा, करेक्ट। देखते हैं क्या मतलब है इन नाम का। आ जाए दोस्तों, गीता में फर्स्ट क्या आ गया, जी। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब हम लोग यहां पे लेंगे
गुड्स, मैंने क्या बोला है, गुड्स, हमने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है। गुड्स में क्या क्या कवर होगा, फर्स्ट सेल, हमने गुड सेल कर दिया, एक ये होगा। दूसरा राइट्स ट्रांसफर, और तीसरा टाइटल ट्रांसफर एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो सो क्या होता है, ये तीन चीजें हैं गुड्स में। जैसे गुड्स, तीन चीजों से गुड्स ट्रांसफर हो सकती है। फर्स्ट चीज क्या है, हमने गुड्स सेल किया है, ठीक है। अगर हमने सेल किया है, किसी भी गुड्स को हमने सेल किया है, हम स्ट्रेट अवे उसको मान लेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, सप्लाई ऑफ गुड्स में लिखूंगा एसओजी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसओएस, ठीक है। आपको भी ये डिक्लेरेशन यहाँ पे दे देता हूँ मैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ये एसओजी क्या है, एसओएस क्या है, ठीक है। हमने गुड्स सेल किया, ठीक है, वी विल कंसिडर सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ट्रांसफर। सर ये राइट्स ट्रांसफर क्या होता है? देखो दोस्तों, आपने कभी कभी गाड़ी लिया ना, अभी सेल्फ ड्राइव कार बहुत चल रही है, चलती है ना, बहुत नाम सुना होगा आपने। आप कहीं बाहर चले जाओ, वहां पे गाड़ी रेंट पे ले लो और उसको ड्राइव कर लो, वापस दे दो। तो गाड़ी गुड्स की डेफिनेशन में आती है हमारी, हमने क्या पढ़ा था, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मूवेबल एसेट, ठीक है। तो कार मूवेबल है, गुड्स में कवर हो जाती है, सर हो जाती है। आपने क्या किया, आपने गए, रिक्वेस्ट की कि सर हमें कार लीज पे दे दो, आपने कार लीज पे ले ली, आपने ड्राइव की, आपने उसको उसकी फीस दे दी, क्लियर है, राइट। आप ड्राइव कर रहे थे, एसेट आपके पास था, सप्लाई हुआ आपको, और आपने उसको वापस चला के दे दी और रेंटल फीस दे दी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये राइट्स ट्रांसफर हुआ आपको फॉर ए स्पैन ऑफ टाइम, और थोड़े टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी का राइट्स आपको दे दिया गया, आपने वो राइट्स एंजॉय किया और फिर वापस उसको वापस दे दिया। इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब थर्ड है हमारे पास टाइटल ट्रांसफर एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी मिल गई है, अभी गुड्स है, गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है, वो आपको मिल गई है, लेकिन आपके पास ओनरशिप बाद में कभी आएगी, अभी नहीं आएगी। कुछ भी कंडीशन हो सकता है दोस्तों, कोई भी कंडीशन हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ खरीद तो लिया, आपने ले लिया, बट आपने बोला कि मैं अभी पूरा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक। एग्जांपल देखते हैं, आपने एक मोबाइल लेने गए शॉप पे, आपने एक मोबाइल ले लिया, ठीक है। आपने बोला मोबाइल तो सर मैंने ले लिया है, लेकिन मैं आपको पूरा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, आप एक काम करो, पूरा पेमेंट नहीं करो, 50,000 का मोबाइल है, आप मुझे 10,000 करके 5 महीने में दे दो, ठीक है। 5 महीनों तक मोबाइल की ओनरशिप मेरे पास रहेगी, मैं आपको बिल वगैरह कुछ नहीं दूंगा, आप सिर्फ वो मोबाइल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या, मैंने एसेट तो ले लिया, बट वो कोई मुझे ट्रांसफर, मुझे टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ उसका, मेरे पास ओनरशिप नहीं आई उसकी, सिर्फ पोजीशन थी, ठीक है। मैंने 5 महीने बाद पूरा पे कर दिया, 5 महीने बाद उसने मुझे बिल दे दिया, इनवॉइस दे दिया और टाइटल ट्रांसफर कर दिया मेरे नाम पे, ठीक है। ऐसा भी केस होगा तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे, ठीक है। सो गुड्स में 3 चीज होगी, या तो गुड्स सेल होगा, या गुड्स का टाइटल राइट ट्रांसफर होगा, या फिर टाइटल ट्रांसफर थोड़ा टाइम बाद होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, ठीक है। सेल हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट्स ट्रांसफर हुए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में टाइटल ट्रांसफर होगा, हम सेल ऑफ गुड्स ही मानेंगे उसको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आई हम क्या पढ़ते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई स्टैंड्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है सर, नाउ ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आएगी नहीं गुड्स में कवर नहीं होगा। एनीथिंग नॉट इन गुड्स किस में आ जाएगा,
सर्विसेज में। रेंटिंग मतलब क्या होता है, देखो पहले समझो आप। रेंटिंग हो गया रेंट पे लिया, लीज पे लिया। तो हमें पता है कि ये सप्लाई ऑफ, क्योंकि ये गुड्स में, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में कवर नहीं होता है, तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गुड्स में कवर नहीं है। तो रेंट और लीज है, प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर हो नहीं रही है तो गुड्स है नहीं, हमने खाली रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपर एग्रीमेंट। नाउ ये क्या होता है, चलिए डेवलपर एग्रीमेंट क्या होता है कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, मैंने कहा लैंड ऐसे ही वेस्ट हो रही है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भैया तू एक काम कर, तू इसमें एक बिल्डिंग बना, उसमें तू 5 फ्लैट बना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला ठीक है सर, मैं बिल्डिंग ले लूंगा, 5 फ्लैट बना दूंगा, उसके बाद क्या, 5 फ्लैट बना, तू रख ले, तेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी, काम कर 2 रख ले, चल तू 2 रख ले, तेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तू उसको बेच के निकाल ले, और 3 मैं रख लूंगा, ठीक है। तो जो डेवलपर था उसने कुछ तो फीस ली बेच के, ठीक है, आपने एक लैंड ट्रांसफर किया डेवलपर को। हमें पता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स में आएगा नहीं, ठीक है, किस में आएगा, सर्विसेज में आएगा। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है आप इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानो, ठीक है, क्लियर। हमें पता है कि ये गुड्स में नहीं आएगा, ये सर्विसेज में ही आएगा, बट एक्ट को और क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम लोचा वगैरह, तो वो स्पेसिफिकली बोलता है आप इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, गीता पीवीसी था ना, तो जी हो गया, आई हो गया, अब आ जाएंगे टी में। टी क्या बोलता है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ठीक है, याद रखना ट्रांसफर होना चाहिए किसका, एसेट्स का। एसेट्स यूज किस में होना चाहिए, बिजनेस में। कंडीशन 1, एसेट must be transferred it should be used in बिजनेस, मतलब ये बिजनेस एसेट होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस एसेट 3 तरीके से रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या क्या है वो 3 तरीका, ये देखिए। फर्स्ट कंडीशन, एसेट खत्म हो गया, हमने पूरा यूज कर लिया, अब कोई कुछ यूज बचता नहीं है उसका, उठा के हमें फेंकना ही है इसको। हमने कोई मशीन खरीदी, हमने यूज कर ली पूरी मशीन को, अब मशीन का कुछ यूज होना नहीं है, ठीक है, हम उसको फेंक रहे हैं, कोई फर्दर यूज नहीं है मशीन का, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, पर्सनल यूज। ना पर्सनल यूज क्या होता है, मान लीजिए मेरी एक यूनिट है और मेरी कार शोरूम है, ठीक है। कार शोरूम में कोई कार है, बहुत अच्छी लगी मुझे, था तो बिजनेस एसेट, बिजनेस में हम सेल परचेज में काम कर रहे थे, बट कार बहुत अच्छी लग गई मुझे, तो मैंने क्या किया, वो कार को खुद के लिए रख लिया, मैं खुद के लिए पर्सनल यूज करता हूँ वो कार को, ठीक है। मेरा काम एसेट क्या था, बिजनेस में कार का शोरूम था मेरा, मैं कार का डीलर था, और मैं कार में ट्रेडिंग कर रहा था, कार परचेज सेल कर रहा था, बट कोई कार आ गई मुझे बहुत अच्छी लग गई, तो मैंने वो कार को क्या किया, खुद के लिए रख लिया, ठीक है, मैंने पर्सनल यूज के लिए रख लिया, तो ट्रांसफर तो हुआ, एसेट भी बिजनेस था, राइट, हो सकता है कंडीशन, हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन हो सकता है कि एक चीज देखिए, आप मान लो मैं अभी टैक्स पे कर रहा हूं, ठीक है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि करेंटली मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया कि मैं टैक्सेबल पर्सन ना रहूं, ठीक है,
अपन पढ़ेंगे आगे क्या क्या क्राइटेरिया है व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अभी मैं जीएसटी वैलिड है, मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, बट समझ लो समथिंग हैपन सडनली और मैं अब जीएसटी पेबल मुझे नहीं करना है, मैं जीएसटी में एलिजिबल नहीं हूँ, या कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अब देखिए मैंने फर्स्ट 3 कंडीशन है हमारे पास। एसेट होना चाहिए बिजनेस और वो ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर ऐसा हुआ कि अब उसका कोई यूज नहीं है, मैंने उठा के बेच दिया उसको बाहर या डिस्पोज कर दिया, जो कर दिया। अगर कोई यूज नहीं है, एक्ट शेड्यूल 2 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे उसको। हमने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ा, भैया मेरे पास एसेट था, मैंने उसको पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। एसेट था, बिजनेस एसेट भी था, ट्रांसफर भी हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोस्तों ये सब चीजें शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली हमें निकाल के देता है, हमें एज इट इज इसको पढ़ना है। ठीक है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है इसमें। शेड्यूल 2 ने बोला कि आप पर्सनल यूज के लिए कहो, आई विल कॉल इट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो हम लोग ही बोलेंगे ठीक है, एक्ट बोल रहा है आई विल कॉल इट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट, नो आर्ग्यूमेंट कि ये गुड्स क्यों है, गुड्स है होना चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट। एक्ट बोलता है कि आप इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानोगे। ठीक है, थर्ड क्या है, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मैं आज टैक्स पे कर रहा था, सडनली मेरा टैक्स पेबल नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, मैं काम खत्म हो गया। इन दैट केस जो भी एसेट रहेगा आपके पास, यू विल कॉल इट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर मैंने मेरा पूरा का पूरा बिजनेस एक थर्ड पार्टी को बेचा है, मैंने मेरा बिजनेस बेच दिया, नो आई एम नो मोर टैक्सेबल पर्सन। राइट, लेकिन द थर्ड पार्टी इज अ टैक्सेबल पर्सन। व्हाट इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, दिस विल नॉट बी, कंडीशन सी विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, अब नाउ इसके ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोविजंस होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हेन यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे एडजस्ट होगा, क्या अगर टैक्सेबल सप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होगा, वो सब चीज हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है कि सर्विसेज बोलना है, इसके शेड्यूल 2 एक्टिविटीज। ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन तो हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, बट अगर उसका जो भी था गुड्स एसेट्स अगर वो ट्रांसफर होता है दूसरे टैक्सेबल पर्सन को, तो हम ये प्रोविजन वहां अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। राइट, ये था हमारा डेफिनेशन टी का, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। हमने क्या कहा था, गीता पीबीसी। टी के बाद क्या आता है, ए। ठीक है, ए क्या बोलता है, ए को अब देखिए, ए में यहां लिख, ए स्टैंड्स फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, नाउ एनी थिंग, एक्ट क्या बोलता है, anything provided by unincorporated association to its members। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल समझिए कैसे काम करता है। मान लो आप अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है,
और अपार्टमेंट में हर अपार्टमेंट की एक कमिटी है जो पूरा अपार्टमेंट का रखने का सब चीज़ का ख्याल रखती है। ठीक है, मतलब सारे मैनेजमेंट वो कमिटी देखती है। और कमिटी ने क्या किया कि कमिटी ने एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया है पूरे अपार्टमेंट के लिए। ठीक है, और कमिटी ने सबको सारे अपार्टमेंट को एक किट बहुत कम कॉस्ट में, मान लो मार्केट कॉस्ट 10,000 है, कमिटी के फंड में बहुत पैसा पड़ा है, कमेटी ने डिस्काउंटेड रेट में 5,000 में सारे मेंबर्स को किट गिफ्ट किए और 5,000 में बेचा है। ठीक है, तो कमेटी ने डिस्काउंट में सप्लाई किया है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कमेटी इज गिविंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और कमेटी ने सप्लाई ऑफ गुड्स क्या किया है? दैट विल बी स्पेसिफिकली कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, स्पेसिफिकली उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली बोलता है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से जो भी चीज सप्लाई किया गया है इसके मेंबर्स को, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। वो डिस्काउंटेड रेट में मेंबर्स को कुछ भी सप्लाई करे, वी विल कॉल दैट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। डोंट ब्रेक योर हेड, स्ट्रेट अवे सिंपल जो शेड्यूल 2 बोल रहा है कंसिडर करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट पी, गीता पीवीसी याद है आप लोग को? तो GITA पढ़ लिया आपने, अब पढ़ेंगे पी। पी क्या बोलता है? पी बोलता है प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट। नाउ P स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग। ये क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ एनी आइटम। प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक आइटम अपना फॉर्म चेंज करता है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, उसको प्रोसेस करते हैं अपन। बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी कैश्यू नट की देखी है प्रोसेसिंग? उसका रॉ मटेरियल बहुत अलग आता है, उसमें से कैश्यू को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमको, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। एनीथिंग, जैसे ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर है उससे ऑयल को एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, सनफ्लावर ऑयल प्रोसेसिंग। ठीक है, क्रूड ऑयल निकाल लिया हमने, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोसेसिंग रहेगा तो उस प्रोसेसिंग के एक्टिविटी जो आएगी उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, शेड्यूल 2 स्ट्रेट अवे बोलता है आप इसको कंसीडर करो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये सर्विसेज है कि गुड्स है नहीं, अगर ऊपर के 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैं इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने पास बी। बी क्या होता है? बिल्डिंग एंड लैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कोई भी बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग और लैंड है। ठीक है, आपने बिल्डिंग और लैंड को लीज पे दिया है, राइट? क्या बोलेंगे उसको? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेम फिर यहाँ आ रहा है बिल्डिंग और लैंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं एक बार टच बेस करूंगा उसके बारे में। ठीक है, आप फ्लैट परचेज करते हो। ठीक है, आपने गया फ्लैट परचेज कर लिया, क्या बोलेंगे उसको? आप बोलोगे सर फ्लैट तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने परचेज कर लिया, GST लगेगा नहीं, सप्लाई में आएगा नहीं, वो सर्विसेज में आएगा। सर सब चीज़ तो सर्विसेज में इंक्लूड है तो आना चाहिए सर्विसेज में, है कि नहीं? आप बोलोगे सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो गुड्स में आएगा नहीं। तो यहाँ पे अपन शेड्यूल 3 में भी टच बेस करेंगे उसको, जहाँ ये नेगेटिव लिस्ट में आया हुआ है। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ ओवरव्यू, क्योंकि बिल्डिंग और लैंड की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको इसके बारे में। क्या होता है? मैंने फ्लैट खरीदा। ठीक है, अगर मैंने फ्लैट पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद खरीदा है, फ्लैट रेडी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कंस्ट्रक्टर जो इसे कंस्ट्रक्ट किया है उनके पास, मैं उससे खरीद रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स में नहीं आएगा, राइट? बट ये नेगेटिव लिस्ट में भी है तो सर्विसेज में भी, तो सप्लाई में ही नहीं आएगा, राइट? अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, मैंने फ्लैट खरीदा है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं,
तो प्रॉपर्टी मेरी हो गई, उस पे काम दूसरा आदमी कर रहा है, राइट? हमने पढ़ा है पहले, प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन काम उस पे दूसरा आदमी कर रहा है, ठीक है? इन दैट केस हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने खरीद ली, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी और के पास राइट है उस पर काम करने का, तो हम उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है? नाउ गीता पीबीसी पढ़ा था हमने, गीता पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सी। सी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब सर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने किसी को कुछ सामान दिया है उस पर कुछ काम करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास घर है, ठीक है? मेरे को मेरे घर का रिनोवेशन कराने का है, ठीक है? मैंने एक थर्ड पार्टी को बुलाया, आर्किटेक्ट को बुलाया, उसको बोला भैया एक काम करो, ये पूरे फ्लैट का रिनोवेशन कर दो आप, ठीक है? राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ काम करने के लिए, ठीक है? जब भी ऐसा रहेगा विल कॉल इट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखिए, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, आपने घर खरीद लिया है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन करना बाकी है अभी, क्या वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सिमिलर नहीं है ना? तो उसको भी क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो हमने गीता पीबीसी पूरा पढ़ लिया, ठीक है? आइए रिपीट कर लेते हैं क्या क्या है पढ़ा हमने। स्केड्यूल 2 में पढ़ा क्या हमने? गीता पीबीसी। गीता में क्या पढ़ा? सिर्फ फर्स्ट जी आता है, जी में क्या आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी गुड्स तीन तरह के आएंगे, क्या आएंगे? सेल हो जाएगा, राइट्स ट्रांसफर होगा, या बाद में टाइटल ट्रांसफर होगा। सेल किया, सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम टाइटल ट्रांसफर होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद हमारे पास आ गया आई। आई क्या है? लीजिंग और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डेवलपर एग्रीमेंट, बोथ विल बी कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद आता है टी। टी क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, there should be a transfer of asset, the asset should be used in business, ठीक है? तीन तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। when asset has no further use, supply of goods। when second condition is when asset is transferred for a personal use, supply of services। third condition होगा when asset is transferred due to because taxable person ceased to be taxable person, ठीक है? तो हमने एसेट को ट्रांसफर किया, that will be called a supply of goods। लेकिन अगर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ceases to be taxable person बट बिजनेस ट्रांसफर हुआ है एक टैक्सेबल पर्सन को, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? राइट? नाउ ये हो गया हमारा टी। उसके बाद पड़ा ए में क्या आता है? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कोई भी सर्विस दी गई है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से उनके मेंबर्स को, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक अच्छा सा एग्जांपल था। आपका अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की कमेटी है, कमेटी के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है, कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया है? कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है क्रिकेट मैच, और कमेटी क्योंकि कमेटी के पास बहुत सारा फंड पड़ा है, कमेटी ने सारे मेंबर्स को एक क्रिकेट किट दिए डिस्काउंटेड रेट में, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है? पी में आते हैं प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट, ठीक है? कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विल बी कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है? सी में आते हैं, सॉरी बी में आते हैं बिल्डिंग और लैंड लीज में दिया गया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सी में आते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। आपका फ्लैट है, आपने आर्किटेक्ट को हायर किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो कुछ काम करे, वो पूरा घर का स्ट्रक्चर ठीक करे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दिस इज ऑल स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज। दोस्तों याद रखना गीता पीबीसी, अगर आपको गीता पीबीसी याद है, आप कभी भी सातों सर्विसेज के नाम, एक्टिविटीज के नाम बोल दोगे, ठीक है? 7 पूरे नाम याद करने जाओगे, मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, 7 नाम याद हो सकता है ना हो पाए आपको, लेकिन गीता पीबीसी याद कर सकते हो आप, ठीक है? अब आ जाइए स्केड्यूल 2 के बाद क्या था हमारा मेन टॉपिक? स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज। ठीक है? स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज क्या है? स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज है नेगेटिव लिस्ट, ठीक है? मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे
तो भी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, चारों कंडीशन सप्लाई के सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर भी मैं उसको सप्लाई नहीं मानूंगा, वो एक्टिविटी स्केड्यूल 3 में है। हमने कहा था गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्केड्यूल 3 लेके आती है। ठीक है, तो वो स्केड्यूल 3 पढ़ेंगे हम लोग, भले चारों कंडीशन ऊपर के सेटिस्फाई हो, हम उसको इस सप्लाई नहीं मानेंगे। दैट्स कॉल्ड द नेगेटिव लिस्ट, स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज, राइट। इसे हमारे पास 8 एक्टिविटीज है। स्केड्यूल 1 में 4 थे, स्केड्यूल 2 में 7 थे और स्केड्यूल 3 में 8 है। सर 8 का नाम कैसे याद करेंगे? यहाँ भी कोई रीटा गीता सीता का नाम है क्या? नहीं है, यहाँ अलग नाम है। क्या नाम है देखिए, फेस SHO ऑफ जी। मैं बोलता हूं फेस SHO ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं इसको? मैं बोलता हूं फेस SHO ऑफ गवर्नमेंट। देखो दोस्तों, हम जो भी पढ़ेंगे ना, हम याद नहीं करने वाले हैं कुछ, हम ऐसा ही कुछ तरीका ढूंढेंगे जिससे हमें याद करने की जरूरत ना पड़े और हमें याद रहे हमेशा। वो हमें याद ना करना पड़े, हम बस सोचे और हमें दिख जाइए। ठीक है, तो हम वो रट्टा नहीं मारेंगे, हम कुछ हम ये मेथड यूज करेंगे जहाँ पे हमें याद करने में इजी हो। मैं रट्टा नहीं मार सकता दोस्तों, मैं ऐसे ही मेथड यूज करता हूँ जो मुझे पढ़ना है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अगर रट्टा मार लूंगा तो मैं शायद एग्जाम तक भी याद रहेगा, देने का गारंटी नहीं है मुझे, बट पक्का एक एग्जाम के बाद याद नहीं रहेगा। बट अगर ये पढ़ूंगा ना, ये फेस SHO ऑफ गवर्नमेंट, वो जिंदगी भर याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। फर्स्ट क्या है? एफ में क्या आता है? एफ का मतलब है फ्यूनरल, मतलब एक राउंड, अगर आपको समझाऊं एक हाई लेवल पे, तो ब्यूरियल, किसी की भी लास्ट राइट्स एक्टिविटीज जो भी है कवर्ड है, वो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है। मोरल ग्राउंड्स गवर्नमेंट बोलती है कि ये लास्ट राइट एक्टिविटीज है, हम इसको सर्विसेज में या सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। इंसान जिंदगी भर तो GST पे कर रहा है, उसको जाने के टाइम तो छोड़ दो यार। ठीक है, तो फ्यूनरल, ब्यूरियल, ये सारे एक्टिविटीज जो से कनेक्टेड है उसको हम GST में नहीं लेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी ऑफ डिसीज्ड, मतलब जिनकी डेथ हो गई है उनकी बॉडी को हम लेके जाते हैं। बहुत सारी हैं जो लास्ट राइट ट्रांसपोर्टेशन बॉडी को यहाँ से वहाँ ले जाने में सर्विस देते हैं, गाड़ी देते हैं, तो वो भी हम सप्लाई के कंसिडर में नहीं मानेंगे और वो GST में लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एफ का डेफिनेशन, राइट। नेक्स्ट क्या है? ए क्या है दोस्तों? इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, actionable claims other than lottery, gambling etc। ठीक है दोस्तों, याद है मैंने आपको कहा था पहले जब हम गुड्स का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था गुड्स का डेफिनेशन में इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी also includes actionable claims, excludes money and securities, includes actionable claims। वहाँ हमने पढ़ा था actionable claims, हमें समझा था actionable claim का मतलब क्या है। वहाँ मैंने आपको क्या कहा था, ये यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, कहीं और जाके एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, actionable claim इंक्लूड करने का उनका सोल पर्पस था लॉटरी और गैम्बलिंग को इंक्लूड करना। ठीक है, लॉटरी और गैम्बलिंग को इंक्लूड करना। एक्शनेबल क्लेम्स वहाँ पढ़ा हमने GST.02 में, जहाँ हमने गुड्स का डेफिनेशन सारा पढ़ा, वहाँ पे हमने एक्शनेबल क्लेम का भी मतलब सारा समझा। ठीक है, और यहाँ पे वहाँ हम इंक्लूड कर रहे हैं गुड्स में और सप्लाई में एक्सक्लूड कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं? लॉटरी और गैम्बलिंग। ठीक है, हमने वहाँ पूरा एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड कर लिया, यहाँ हमने पूरा एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड कर लिया अदर देन लॉटरी और गैम्बलिंग। ठीक है, लॉटरी और गैम्बलिंग जहाँ रहेगा वो इंक्लूड होगा, अदर देन दैट सारे एक्शनेबल क्लेम्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एज इट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं सी में। सी क्या बोलता है?
सी बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। दोस्तों सी फॉर यहाँ पे है कोर्ट। कोई भी सर्विसेज कोर्ट और ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है वो हम जीएसटी में कंसिडर नहीं करेंगे, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सप्लाई डेफिनेशन। क्या सर्विसेज कोर्ट प्रोवाइड करता है? क्या होता है कि दोस्तों जब कोर्ट में कोई केस जाता है ना तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए सबके लिए कोर्ट एक फीस चार्ज करता है सारे लोगों से, ठीक है। वो फीस होता है सर, जो कोर्ट की फीस होती है, कोर्ट के एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने के लिए वो फीस होता है, ठीक है। तो सप्लाई बोलता है कि वो एक अलग पूरी आप कुछ भी बोल लो उसको, एक लीगल चीज है जिसके लिए और समवेयर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एज वेल और लीगल चीज है, तो वी विल नॉट चार्ज जीएसटी इन दिस, वी विल नॉट कॉल इट अ सप्लाई। तो सर्विस चार्ज जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल चार्ज करती है उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे सप्लाई से, वो कोर्ट में नहीं आएगा, वो जीएसटी में नहीं आएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो नेगेटिव लिस्ट है ये आपको एज इट इज सुनना है और याद रखना है कि ये फेस एसएचओ ऑफ जी या जो 8 एक्टिविटीज है इनमें सप्लाई को सप्लाई नहीं बोलेंगे। सप्लाई नहीं बोलेंगे तो जीएसटी ट्रिगर नहीं होता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक डिफरेंस समझो, बहुत अच्छा डिफरेंस है। एक होता है कि हम इसको सप्लाई ना बोले, एक होता है कि हम इसको जीएसटी में ही कंसिडर ना करें, या फिर सप्लाई है वो लेकिन मैं उसको जीएसटी नहीं लगाऊंगा और मैं उसमें 0% जीएसटी लगाऊंगा, ठीक है। सप्लाई है बट जीएसटी 0% है उसमें, तो गवर्नमेंट बोलती है कि सप्लाई इसको बोलेंगे लेकिन मैं इसको रिलीफ देके जीएसटी 0% दूंगा। कल ना इफ आई वांट टू चेंज मैं उसको जीएसटी 0% से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और क्या होता है कि सप्लाई क्या है, अगर हम सप्लाई नहीं बोलते हैं तो उसमें जीएसटी परसेंटेज का तो मैटर ही राइज नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ई क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। दोस्तों एम्प्लॉयर लोगों को हायर करता है, ठीक है, और वो उनके लिए काम करते हैं और सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, काम कर रहा है उसका और उसके बदले अपनी फीस ले रहा है जिसको हम बोलते हैं सैलरी। तो एक्ट बोलता है कि हम इसको जीएसटी में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एनी सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयर और जिसके बदले एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस क्या बोलता है? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हमें पता है लैंड और बिल्डिंग तो गुड्स में कवर नहीं होता है, ठीक है, तो गुड्स तो है नहीं, लेकिन सर्विसेज इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन लैंड्स। तो आप बोलोगे सर वो गुड्स में नहीं है तो सर्विसेज में कवर हो गया, इसलिए शेड्यूल 3 बोलता है कि कोई भी लैंड और बिल्डिंग का सेल हम जीएसटी में कवर नहीं करेंगे, उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करता है। मैंने आपको इससे पहले एक बताया था जब हम शेड्यूल 2 पढ़ रहे थे, बी की बात कर रहे थे बिल्डिंग और लैंड, जहां मैंने कहा था कि अगर फ्लैट आपने खरीदा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के और आपने फ्लैट खरीद के उनमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। बट अगर फ्लैट कंस्ट्रक्शन हो गया है बट वो गुड्स में भी कवर नहीं आएगा, राइट, दैट कैन बी कॉल्ड अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। बट एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि कोई भी लैंड और बिल्डिंग का सेल कंसिडर नहीं होगा, लेकिन अगर किसी फ्लैट पे आपने खरीदने के बाद किसी और को काम करने दिया है, दैट विल बी कॉल्ड अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि शेड्यूल 2 में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलता है सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। मैंने पहले भी कहा है एक्ट में जो लिखा है वो दोस्तों पढ़ना ही है, जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ना है, ठीक है। एक्ट बोलता है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, हमने सेल कर दिया, नेगेटिव लिस्ट में आ गया, जीएसटी नहीं लगेगा। व्हाट इफ हमने किसी ने सेल किया, हमने परचेज कर लिया लैंड और बिल्डिंग, बट हमने लेके किसी और को काम करने दिया उस पर, उसको क्या बोलेंगे? वो आ जाता है शेड्यूल 2 में, जिसको हम बोलेंगे सेल ऑफ सर्विसेज, राइट। नाउ हमने FACE पढ़ लिया, फेस SHOG था हमारा। नाउ अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम H। मैं H को H क्या बोलता हूं? बिकॉज आई कॉल इट हाई सीज सेल। इसलिए हाई सीज सेल क्या होता है? सो देखो,
एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है। इंपोर्ट किया मैंने कहाँ से? मैंने अमेरिका से इंपोर्ट किया है कुछ, अमेरिका से कुछ इंपोर्ट किया है। वो आ रहा है अमेरिका से और रास्ते में है, ठीक है। कुछ भी, कोई भी सामान इंपोर्ट किया है। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार तूने इंपोर्ट किया है, तूने $100 में इंपोर्ट किया है, एक काम कर मेरे को 120 में बेच दे, ठीक है। तो बोलेगा ऐसे कैसे बिकेगा? पहले तो गुड्स आएगा इंडिया में, फिर मैं उसको कस्टम हाउस से क्लियरिंग कराऊंगा और फिर तुम्हें 120 में दूंगा। तो बोलेगा यार तब तक रेट बढ़ गया, तो तब तक $100 का है, मुझे लग रहा है कि ये तब तक 150 हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा एक काम कर, तू छोड़ दे, मैं ही कस्टम हाउस से क्लियर करवा लूंगा, सब करवा लूंगा, तू मेरे को 120 में एग्रीमेंट बना के बेच दे, ठीक है। तू मेरे को 120 में एक एग्रीमेंट बना के बेच दे, ठीक है। वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? मतलब आपने समझा मैंने क्या बताया? एक बार मैंने क्या बोला कि मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है अमेरिका से, ठीक है। $100 का गुड्स है। मेरे दोस्त को लग रहा है कि यार जब तक वो गुड्स पहुंचेगा, कस्टम हाउस में आएगा, क्लियर कराएगा, ये 150-60 हो जाएगा, अभी इससे 120 में खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आया, 120 में बोला बेच दे। मैं ऐसे कैसे बेचूंगा? गुड्स आएगा, क्लियर कराऊंगा तब। बोला मैं सब करा लूंगा, मैं सब देख लूंगा, मैं करवा लूंगा, तुम एक एग्रीमेंट बना दे और मेरे को टाइटल ट्रांसफर कर दे गुड्स का, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट को? एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और एक एग्रीमेंट, कुछ भी अब बोलो उसको, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया, जिसके थ्रू जो गुड्स अभी तक नहीं पहुंचा है, मैंने उसका टाइटल मेरे दोस्त को ट्रांसफर कर दिया $120 में, ठीक है। वही कस्टम हाउस से क्लियर कराएगा, सब वही कराएगा, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एक्ट इसके क्लियरली बोलता है अगर कुछ गुड्स जो सीज में है, अभी तक इंडिया में नहीं आया है, और वो थ्रू डॉक्यूमेंट टाइटल ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू हम सेल कर रहे हैं, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर मान लो वो गुड्स कस्टम हाउस में आ गया है, कस्टम्स और बॉन्डेड वेयर हाउस, वो जो गुड्स मैंने परचेज किया था वो कस्टम हाउस में आ गया, लेकिन मैंने क्लियरिंग नहीं कराया अभी तक, वो अभी भी कस्टम हाउस के अंदर ही है, ठीक है। तो जब कोई चीज कस्टम हाउस के अंदर ही है, अभी तक क्लियरिंग नहीं कराया है मैंने उसका, वो भी इसमें कवर होगा। वो भी अगर मैंने सेल कर दिया है डॉक्यूमेंट से, टाइटल ट्रांसफर से, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग हाई सीज सेल ट्रांजैक्शंस, हाई सीज ट्रांजैक्शंस। क्लियर दोस्तों? एच क्लियर हो गया? अब ओ आता है, हमने पढ़ा फेस SHO ऑफ G, FACESH। अब ओ क्या बोलता है? आउट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? ये आप मानो कि जस्ट एज्यूम करो मैं एक ट्रेडर हूं और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। मैं यहां से एक चीज खरीदता हूं, वहां बेचता हूं, बहुत कुछ करता हूं। मैंने कुछ खरीदा अमेरिका से, ठीक है, वही अमेरिका में पड़ा है, खरीदा, और इजराइल के एक मेरे कस्टमर को चाहिए वो, ठीक है, या अफ्रीका के कस्टमर को चाहिए, या यूरोप के, कहीं भी ले लो आप एक जगह, बस इंडिया से बाहर रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अमेरिका से खरीदा, इजराइल में बेच दिया, अमेरिका को बोला कि तुम सीधा इजराइल में शिप कर दो इसको, ठीक है। अमेरिका वाले ने इजराइल में शिप कर दिया, मैंने अमेरिका से खरीदा, इजराइल ने बेचा, सामान डायरेक्ट अमेरिका से इजराइल चले गया, ठीक है। इसको बोलते हैं आउट टू आउट ट्रांजैक्शन, इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। ये भी इसके रूल थ्रू में कंसिडर किया जाता है ना। अब क्या आता है? जी। आपको याद है मैं क्या बोला था? फेस SHO ऑफ गवर्नमेंट, राइट। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब मैं राउंड फिगर बोलता हूं, गवर्नमेंट। इसमें 3 चीजें आती है। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय MP, MLA, MLC, so and so, or any local body member, लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपल बॉडी और वो सब सारे,
any services provided by, these are called government employees. Any services provided by these people will not be covered under GST. ठीक है, any services provided by these people will not be covered under, will not be considered for supply. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय, मतलब गवर्नमेंट ने कोई कमिटी फॉर्म की है, उसके चेयरपर्सन है कोई, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय चेयरपर्सन ऑफ द of committee formed by गवर्नमेंट, उनके द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाएगी वो भी सप्लाई में कंसिडर नहीं होगी। नाउ कमिटी कौन सी है गवर्नमेंट की, ईडी, सीबीआई, सीएजी, आपने सबका नाम सुना है। तो इनके चेयरपर्सन जो भी सर्विसेज देंगे उसको भी हम जीएसटी में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, दो हो गया, एमपी, एमएलए, एमएलसी, वो सारे मेंबर्स, कोई चेयरपर्सन किसी कमेटी के जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, उन्होंने जो भी सर्विसेज दिया है हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। राइट, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। एक और इसमें आएगा, क्या आएगा, एनी पोस्ट, सर्विसेज गिवन बाय, सर्विसेज गिवन बाय पर्सन holding post through or purview of constitution। जिसका बेस्ट एग्जांपल दिखता है हमें प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करते हैं और वो पोस्ट दी जाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इन सबको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो पोस्ट मिलता है, एंड एनी सर्विसेज गिवन बाय दीज पीपल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्ट सर्विसेज फेस एसएचओ ऑफ जी। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है आर्ट सर्विसेज में, फेस एसएचओ ऑफ जी, फर्स्ट आता है एफ, हमने स्टार्ट किया, एनी फ्यूनरल, ब्यूरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन, एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। फेस में नेक्स्ट क्या आता है, ए को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। हमने गुड्स के डेफिनेशन में पढ़ा था, गुड्स के डेफिनेशन में इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, हमने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया, अदर देन लॉटरी और गैम्बलिंग, दैट मीन्स ओनली लॉटरी एंड गैम्बलिंग विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्या आता है, सी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। ई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, where employer and where services provided by employee to its employer will not be called as supply। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, where land and building is being sold will not be called as supply। ठीक है, नेक्स्ट आता है एच, हाई सी सेल्स, एनी हाई सी ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। ओ, आउट टू आउट ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन आपने एक कंट्री में खरीदा दूसरे कंट्री में बेच दिया, कभी इंडिया में आया ही नहीं वो गुड्स, नो जीएसटी। लास्ट जी, गवर्नमेंट के तीन चीजें, एमएलए, एमएलसी, एम, जो भी है गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मेंबर्स, वो सब, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम विल नॉट बी कंसिडर्ड सप्लाई। चेयरपर्सन ऑफ एनी कमिटी, नो सप्लाई, और एनी पोस्ट हेल्ड पर व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। ठीक है, हमने स्केड्यूल 1 पढ़ लिया रीटा, स्केड्यूल 2 पढ़ लिया गीता पीवीसी, स्केड्यूल 3 पढ़ लिया फेस एसएचओ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर, तीनों स्केड्यूल्स क्लियर हो गए। हमने सप्लाई कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सप्लाई के 4 कंडीशन पढ़े थे। सप्लाई के 4 कंडीशन क्या है, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने पढ़ लिया गुड्स का डेफिनेशन, सर्विसेज का डेफिनेशन। ठीक है, फिर हमने बोला सेकंड कंडीशन क्या है, बाय अ पर्सन, हमें समझ लिया पर्सन का मतलब क्या है। थर्ड कंडीशन शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया, समझ लिया क्या कंसिडरेशन है क्या है। फोर्थ कंडीशन शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हमने बिजनेस का मतलब समझ लिया। फिर हमने एक्सेप्शन देखे कि कंसिडरेशन है पर बिजनेस में नहीं है, वे बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन नहीं है पर कंसिडरेशन है पर बिजनेस में नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है पर बिजनेस में है, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये हो गया स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज, जहां पे हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज है। विल जस्ट से अगर ऊपर के 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो स्पेसिफाइड
गीता पीवीसी, हम उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है। और फिर हम आए स्केड्यूल 3 में, जहां हम बोलेंगे ये स्ट्रेट अवे विल नॉट कॉल इट अ सप्लाई, जो एक्टिविटी स्केड्यूल 3 में है, फेस एसएचओ ऑफ गवर्नमेंट, राइट, क्लियर। अब एक ओवरव्यू देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको चार्ट याद रखना है और आपको बता देगा कि ये हम कब सप्लाई बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। सप्लाई, सप्लाई का फर्स्ट कंडीशन क्या है, सप्लाई शुड बी फॉर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दोस्तों इस कंडीशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट, हमने पढ़ा है कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये कंपलसरी है, तो ठीक है। सप्लाई फर्स्ट क्या देखना है हमें कि जो सप्लाई हो रहा है उसको गुड्स और सर्विसेज में कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, यस। नेक्स्ट क्या है, शुड बी बाय अ पर्सन, ठीक है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा बाय अ पर्सन सप्लाई होना चाहिए। एक्सेप्शन सिर्फ 2 कंडीशन में ही है, कंसीडरेशन और बिजनेस वाले में, ठीक है। अब एक करके हम समझेंगे। अगर फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, सप्लाई विद कंसिडरेशन है या फिर विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं विद कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा। मान लो सप्लाई विद कंसिडरेशन है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या फिर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन था गुड सर्विसेज लेंगे, सेकंड कंडीशन था पर्सन लेंगे, थर्ड कंडीशन था कंसीडरेशन, थर्ड कंडीशन में एक्सेप्शन है, तो हम दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, कब विद कंसीडरेशन कब विदाउट कंसीडरेशन। फोर्थ था कंडीशन हमारा बिजनेस का, दैट सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आते हैं हम फर्स्ट, मान लो कंसीडरेशन है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। मान लो अब कंसीडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, यस। तो क्या चेक करेंगे, स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज का ये नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है, राइट, यहां लिखता हूं मैं स्केड्यूल 3। कोर्स ऑफ बिजनेस में है, इज इट इन स्केड्यूल 3, इफ yes, no supply, and if no, it will be called as supply, ठीक है, क्लियर। या फिर हम यहां भी डाल सकते हैं स्केड्यूल 3, yes, no supply, नो सप्लाई, ठीक है। ये हो गया हमारा, अगर कंसीडरेशन भी है कोर्स ऑफ बिजनेस में भी है। अगर मान लो कंसीडरेशन है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो क्या करोगे, क्या था हमने पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कंसीडरेशन है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, एक्सेप्शन था एक, मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक कंडीशन नहीं हो रहा है, तो उसका एक्सेप्शन क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है यस, अगर नो है तो नॉट अ सर्विस, क्लोज देयर। अगर यस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, we will go to schedule 3 activities. No supply, yes, it is supply, right, correct। ना ये हो गया हमारा अगर कंसीडरेशन है तो।
व्हाट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो यहां भी दो कंडीशन आएंगे. इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. कंसिडरेशन भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, स्ट्रेट अवे नो सप्लाई. कुछ देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है पर बिजनेस में है. स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज ये है, यस विल बी कॉल्ड सप्लाई. ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा सप्लाई का स्ट्रक्चर. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. ये हमारा हो गया पर सप्लाई का स्ट्रक्चर. और आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक्ट क्या बोलता है. हम एक्ट समझेंगे, एक्ट में क्या क्या आ रहा है. ठीक है, और फिर देखेंगे जो एक्ट में आ रहा है और जो हमने क्लास में पढ़ा है दोनों में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है. ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे कि सर्कुलर्स के गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा. सर्कुलर्स एंड एक्ट की स्टडी करेंगे. क्लियर एवरीवन. अब देखिए और एक चीज क्या होगा, इनमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन सबकी एक सेपरेट स्मॉल वीडियोस भी रहेंगी जिनको आपको पर्टिकुलर एक चीज समझना है, आप वहां जाके वो चीज देख सकते हो. आपको पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको मालूम चल जाएगा. ठीक है, थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे.